देखो, अब पढ़ेंगे हम कि हम पढ़ेंगे भूगोल। सर देखो, राजस्थान का भूगोल ही तो पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। अब जो भूगोल है, इस भूगोल शब्द का तात्पर्य क्या है? भूगोल किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं भूगोल? तो देखो, सुनो भूगोल। ठीक है, हमने राजस्थान का भूगोल ही तो पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान शब्द कैसे आया था, कैसे नहीं आया था, ये सब चीज़ पढ़ ली। अब देखेंगे भूगोल शब्द कैसे आया था, भूगोल किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। तो देखो, ये शब्द है भूगोल। कौन सा गोल? भूगोल। तो देखो, इसको दो भागों में बांटा था भूगोल शब्द को, दो भागों में। एक तो भू, एक है गोल। भू और गोल। भू, गोल। भू, भू का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची भी क्या होता है? भू होता है कि नहीं होता है? तो भू का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है सर। गोल का अर्थ होता है आकृति। ठीक है, आकृति। भाई गोल क्या, एक आकृति तो हो गई? सर बिल्कुल हो गई। ठीक है सर, गोल क्या हो गई? एक आकृति। तो इसका मतलब क्या होगा कि पृथ्वी की आकृति का गोल होना, पृथ्वी की पृथ्वी की आकृति का गोल होना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। मतलब पृथ्वी का गोल होना भूगोल कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की आकृति का गोल होना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। समझ में आ गई? भूगोल दो शब्द मत देखो, ये क्या है? भूगोल। भूगोल को हम दो भागों में बांटा, एक तो भू, एक गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, गोल का अर्थ होता है आकृति। तो मतलब पृथ्वी की आकृति का गोल होना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। मतलब पृथ्वी की आकृति का गोल होना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, आगे देखो। सर जो भूगोल शब्द है, जी कैसे आया था भूगोल शब्द? हमें ये बताइए। सर बिल्कुल बताएंगे ना। देखो, भूगोल शब्द कैसा आया था? देखो, सबसे पहले इधर तो है भाषा, ये है शब्द, ये है ये भी शब्द। ये तो पहला शब्द होगा, ये दूसरा शब्द होगा। ठीक है, अब देखो, पहला जो एक व्यक्ति था उसका नाम था ग्रीक। ग्रीक भाषा मतलब हमने एक शब्द मान लिया, माना कोई व्यक्ति आ गया, उसका नाम है ग्रीक भाषा। भाई तेरा नाम क्या है? कि सर मेरा नाम ग्रीक है, मतलब ग्रीक भाषा। ठीक है सर, तेरा नाम ग्रीक है, बिल्कुल। तो मतलब ग्रीक ने कहा, किसने? ग्रीक ने, कि भूगोल, मतलब ग्रीक ने किस क्या कहा था भूगोल को? भूगोल को क्या कहा था? उसने कहा जी धन ग्राफो। ग्राफो मतलब भूगोल को इंग्लिश में जी धन ग्राफो कहा था। जी धन ग्राफो क्या कहा था? जी धन ग्राफो। तो जिसका मतलब का ग्राफ हो, ये ग्राफ बन जाएगी, ये ग्राफ बन जाएगी, बन जाएगी ये ग्राफ हो। उसने कहा, फिर आया अंग्रेजी वाला। तू मेरे अंग्रेजी तू क्या करना चाह रहा है बता? पहले तो ग्रीक वाला, भाई पहला व्यक्ति कौन था? ग्रीक। दूसरा अंग्रेजी, तीसरा हिंदी। और अंग्रेजी आया, अंग्रेजी कह रहा था अरे ग्रीक को क्या पता है, जी धन ग्राफ हो, गलत बता रहा है। मैं बताऊंगा कि तू क्या बता रहा है भूगोल के लिए कि भूगोल को जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब अंग्रेजी में भूगोल को जियो धन ग्राफी। ठीक है, पर हिंदी में क्या कहा कि बिल्कुल जियो, अंग्रेजी सही कह रहा है कि जियो को, मतलब हिंदी ने कहा कि मेरे को, मतलब इंग्लिश में जियो ही कहते हैं, जी नहीं कहते हैं। जो ग्रीक भाषा शब्द का प्रयोग किया वो गलत है, जी धन ग्राफो नहीं है, जियो धन ग्राफी कहा जाता है। तो हिंदी ने कहा कि हाँ मेरे को ठीक है, पृथ्वी, मतलब पृथ्वी ने कहा कि हाँ मेरे को इंग्लिश में जियो कहते हैं। और ठीक है, और अध्ययन करना या वर्णन करना, ठीक है, हिंदी भाषा में जियो को क्या कहते हैं? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन या अध्ययन करना। मतलब अंग्रेजी भाषा में भूगोल का मतलब होता है भू का, तो जियो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। भाई भू का मतलब क्या होगा? पृथ्वी तो हो गया, पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन करना, मतलब भूगोल कहलाता है। मतलब वह जिसमें पृथ्वी का वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो ग्रीक भाषा में जी धन ग्राफो, अंग्रेजी भाषा में जियो धन ग्राफी, और हिंदी भाषा में पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन करना, उसी को भूगोल कहते हैं। मतलब पृथ्वी का
वर्णन करना या अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो तुम देखो, ये क्या है, वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया जाता है उसे तो भूगोल कहते हैं। तो मैंने यही तो बताया था कि ऐसी विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया जाता है उसी को भूगोल कहते हैं। तो ये तो मैंने बताया था। जियोग्राफी जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। जो जियोग्राफी शब्द है ना, अंग्रेजी भाषा में जियोग्राफी कहते हैं, एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे देखो। लेकिन भूगोल के जनक किसे कहते हैं? भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? देखो, जियोग्राफी जो शब्द है ये तो एक लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? देखो, भूगोल के जनक हेकेटियस को कहा जाता है। हेकेटियस, ठीक है, इन्हें प्रादेशिक भूगोल के जनक भी कहते हैं। अगर डायरेक्ट पूछ ले भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हेकेटियस। प्रादेशिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हेकेटियस। और हेकेटियस की एक पुस्तक है, उसका नाम है जैस पीरियोडस। जैस पीरियोडस। ठीक है, जैस पीरियोडस में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भूगोल के जनक हेकेटियस थे या प्रादेशिक भूगोल के जनक थे। तो भूगोल के जनक किसे माना जाता है? हेकेटियस को। प्रादेशिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हेकेटियस को। हेकेटियस को। वह हेकेटियस की एक पुस्तक है, कौन सी? जैस पीरियोडस। ठीक है, ये तो भूगोल के जनक हो गए या प्रादेशिक भूगोल के जनक हो गए। लेकिन व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? चाहे तो व्यवस्थित भूगोल के जनक कहो या क्रमबद्ध भूगोल के जनक कहो। तो व्यवस्थित, देखो ये तो भूगोल के जनक है, लेकिन व्यवस्थित भूगोल के जनक या क्रमबद्ध भूगोल के जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज। अगर इरेटोस्थनीज ना हो तो कार्ल रिटर। ठीक है, लेकिन कार्ल रिटर बाद में आएगा, पहले इरेटोस्थनीज। ठीक है, तो व्यवस्थित भूगोल, तुम तो इसी को याद करना बस। ठीक है, कार्ल रिटर को छोड़ देना। तो इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन भूगोल का जनक तो हेकेटियस को कहा जाता है, जिसकी पुस्तक है जैस पीरियोडस। लेकिन व्यवस्थित या क्रमबद्ध भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? जियोग्राफिका। किसकी पुस्तक है? इरेटोस्थनीज की पुस्तक क्या है? जियोग्राफिका। जबकि हेकेटियस की पुस्तक का नाम क्या है? जैस पीरियोडस। ठीक है, इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। ठीक, इरेटोस्थनीज सर्वप्रथम ऐसे पहले व्यक्ति थे, कौन? इरेटोस्थनीज, जिन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ये यहाँ से क्वेश्चन अट सकता है कि ऐसे कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था? जियोग्राफी शब्द का, तो इरेटोस्थनीज। तभी तो इनको हम व्यवस्थित भूगोल के जनक कहते हैं, क्रमबद्ध भूगोल के जनक कहते हैं। इनके पुस्तक है जियोग्राफिका। सर्वप्रथम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और इरेटोस्थनीज ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई मापने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। जो भूमध्य रेखा होती है का, उसकी परिधि होती है का, परिधि की लंबाई को मापने का प्रयास किया था। जो भूमध्य रेखा होती है कि नहीं होती है सर जी? भूमध्य रेखा, उसकी जो परिधि होती है ना, परिधि, उस भूमध्य रेखा की जो परिधि की लंबाई को मापने का जो प्रयास किया था वो इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, क्या पढ़ा है? भूगोल के जनक हेकेटियस, प्रादेशिक भूगोल के जनक हेकेटियस, पुस्तक जैस पीरियोडस, लेकिन व्यवस्थित भूगोल के जनक या क्रमबद्ध भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज। ठीक है, पुस्तका जियोग्राफिका, सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई को मापने का प्रयास किया था। ठीक है, अब आगे देखो। लेकिन आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? देखो, हमने तीन साइंटिस्ट पढ़ लिए,
कि पहले पूछ ले कि भूगोल के जनक किसे कहते हैं, हेकेटियस को, या प्रादेशिक भूगोल के जनक किसे कहते हैं, हेकेटियस को। लेकिन व्यवस्थित या क्रमबद्ध भूगोल के जनक किसे कहते हैं, इरेटोस्थनीज को। लेकिन आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। खाली इतना याद रखना, वॉन हम्बोल्ट, हम्बोल्ट, बोल्ट, बोल्ट था, बोल्ट, बोल्ट मतलब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, ये आधुनिक भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, आगे देखो, देखो अब भूगोल को हमने, देखो भूगोल की दो शाखाएं हैं। भूगोल की दो शाखा कौन कौन सी है, एक तो है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। लेकिन भौतिक भूगोल के जनक कौन है, पॉलीडोनियस, पॉलीडोनियस। भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल, भाई भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। ठीक है, तो भौतिक भूगोल के जनक कौन है, पॉलीडोनियस। लेकिन मानव भूगोल के जनक कौन है, तो कार्ल रिटर, कार्ल रिटर। जो कार्ल रिटर मैंने यहाँ पे पता ही नहीं बताया यहाँ पे। ठीक है, तो जो कार्ल रिटर मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं, और कार्ल रिटर को हम रेड जेल के नाम से भी जानते हैं। मतलब कार्ल रिटर का दूसरा नाम क्या है, रेड जेल। जेल कौन सा जेल, रेड, मतलब रेड मतलब लाल, और जेल मतलब लाल जेल, कैसी जेल, लाल कलर की जेल। तो कार्ल रिटर यहाँ रेड जेल कहते हैं। तो मानव भूगोल के जनक कौन है, कार्ल रिटर। भौतिक भूगोल के जनक कौन है, पॉलीडोनियस। हमने 3 भौतिक भूगोल के जनक पढ़ लिए। देखो कौन कौन से। भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो हेकेटियस को कहते हैं, नहीं कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल के जनक, देखो भूगोल का जनक कहें या प्रादेशिक भूगोल का जनक कहें, तो किसको बताया था मैंने, बताइए, तो वो बताया मैंने हेकेटियस को। ठीक है सर, हेकेटियस। लेकिन व्यवस्थित भूगोल का जनक या क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज को। 2 हो गई। फिर हमने पढ़ा था कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं अलेक्जेंडर जॉन हम्बोल्ट को। 3 हो गए। चौथा हमने 2 शाखा में बांटा, तो एक होता है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जनक कौन है, पॉलीडोनियस, पॉलीडोनियस। और मानव भूगोल के जनक कार्ल रिटर, यहाँ रेड जेल। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे अब देखते हैं हम, सर जो पृथ्वी है, अब भूगोल का मतलब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे हम। मतलब भूगोल, भू मतलब होता है पृथ्वी, गोल मतलब अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो सर अब पृथ्वी के बारे में तो अध्ययन करेंगे हम। ठीक है सर, देखो अब पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे आई थी पृथ्वी अपने। ठीक है, तो देखो अब ये है तुम्हारा क्या, पूरा सूर्य। ये क्या है तुम्हारा, सूर्य। ये तुम्हारा सूर्य है, क्या है, सूर्य। ठीक है सर, ये तुम्हारा सूर्य है। अब सूर्य में 2 गैस हैं, 2 गैसों की मात्रा अधिकांश बढ़ गई थी, एक तो हीलियम और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। ठीक है, अब भाई साहब हीलियम और हाइड्रोजन गैस की ऐसा बताया था कि इतनी मात्रा बढ़ गई थी कि इसकी मात्रा बढ़ने के कारण सूर्य इतना गर्म हो गया था, इतना गर्म हो गया था कि जी धीरे 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 एक मतलब फैलसा जा रहा था, फैलसा जा रहा था, फैलसा जा रहा था। और सूर्य से अलग होकर के कुछ टूट करके, मतलब सूर्य से अलग होकर के इसका कुछ भाग गिर गया था, अलग हो गया था इससे। किससे, सूर्य से। मतलब देखो सूर्य एक अपने आप में बहुत बड़ा था, ठीक है, लेकिन सूर्य में 2 गैसें पाई जाती हैं, एक तो हीलियम, एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये मतलब अपने आप में एक बहुत गर्म गैस होती हैं। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन। तो हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम सबसे गर्म गैस होती है। ठीक है, तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस की मात्रा बढ़ने के कारण इसका कुछ भाग टूट करके क्या हो गया था, टूट करके इसका कुछ भाग अलग हो गया था। क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो यहाँ से टूट करके इसका कुछ भाग अलग हो गया था, और जाकर के भाई साहब इससे अलग होकर के कुछ टुकड़े बन गए थे, कुछ ग्रह उपग्रह, ठीक है, तारा वगैरह बन गए थे, तारे वगैरह, ग्रह उपग्रह, ठीक है, सब बन गए थे। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा क्या है, सूर्य। ये क्या है तुम्हारा, सूर्य। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ मतलब क्या है, अब जो तारा वगैरह, सूर्य, पृथ्वी वगैरह है, ठीक है, उसी से अलग होकर के बने हैं जी। मतलब ये सूर्य हो गया, सूर्य से अलग होकर के, ठीक है,
सभी की सभी, ठीक है। अब देखो इसमें से हमने एक ग्रह निकाला था, हमने इसमें से एक ग्रह निकाला था, एक ग्रह निकाल लिया, और उस एक ग्रह का जो नाम रखा था हमने उस ग्रह का नाम रख दिया पृथ्वी। क्या रख दिया? पृथ्वी। भाई सभी जी ग्रह, जो ग्रह उपग्रह तारा वगैरह सब कहाँ से आए हैं? पृथ्वी से टूट करके अलग हुए हैं, तभी तो आए हैं जी, सभी के सभी आए कि नहीं आए? बिल्कुल आए हैं। अब भाई साहब हमने उसमें से एक ग्रह निकाला, एक ग्रह निकाल करके, निकाला नहीं है, समझना, मतलब निकालना तो नहीं, हाथ निकाल करके रख दिया अलग। हमने, मैं सब समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें से एक, हमने एक ग्रह निकाल लिया और उसमें से एक ग्रह का नाम रख दिया पृथ्वी। क्या रख दिया? पृथ्वी। क्या रख दिया? पृथ्वी, ठीक है। एक ग्रह का नामकरण क्या रख दिया सर? पृथ्वी, ठीक है सर, पृथ्वी रख दिया। लेकिन प्रारंभ समय में जो पृथ्वी थी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, और गर्म क्यों थी? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम गैस के कारण। क्योंकि भाई प्रारंभिक समय में तो हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस के कारण क्या थी? बहुत ही ज़्यादा गर्म थे, ठीक है। लेकिन बहुत वर्षों बाद, कई वर्षों बाद धीरे 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 जो ऊपर से क्या होती गई थी? ठंडी होती गई थी। ऊपर से क्या होती गई? ठंडी, ठंडी होती गई। देखो आज भी अगर देखें तो पृथ्वी के अंदर तुम भाई साहब जितना तुम चंद्रमा पर जाते ना, उससे मतलब एक चौथाई इससे पर भी पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते हैं, इतनी भयंकर गर्म है ये पृथ्वी हमारी। क्यों? क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन गैस के कारण, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस के कारण, ठीक है। आज भी हमारी पृथ्वी गर्म है। कई कई जगहों पर तो अब भी, आज भी क्या उठते हैं? लावा वगैरह उठते हैं। फूटते हैं कि नहीं फूटते हैं लावा वगैरह? बिल्कुल फूटते हैं, ठीक है। गर्म थी, लेकिन इसका कुछ ऊपरी भाग भाई साहब धीरे धीरे इसका ठंडा पड़ता गया, ठंडा पड़ता गया, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई? पड़ता गया। अब देखो इसमें क्या होता है, तो देखो अब एक पृथ्वी के दो भाग बट गए थे। पृथ्वी के कितने भाग बट गए थे? दो। एक देखो ये जो वाला जे भाग है, ये वाला भाग, एक तो कहलाया स्थलमंडल। क्या कहलाया? स्थलमंडल, स्थलमंडल, ठीक है। और इसका जो दूसरा भाग था वो कहलाया था जलमंडल। क्या कहलाया था? जलमंडल, ठीक है, जलमंडल, ठीक है। क्योंकि बरसात वगैरह हुई, मतलब बरसात वगैरह होने के कारण इसके ये मतलब धीरे धीरे दो भागों बट गया था, ठीक है। तो पृथ्वी के जो चारों तरफ जे वाला है, ठीक है, जे वाला, जे तो हो गया स्थलमंडल। क्या हो गया? स्थलमंडल, ठीक है सर। और इसका जो ये वाला भाग है ये हो गया क्या? स्थलमंडल, और ये हो गया जलमंडल। जलमंडल को पहले हम किस नाम से जानते थे? पैंथालासा के नाम से, पैंथालासा। जलमंडल को क्या कहते थे? पैंथालासा। और स्थलमंडल को क्या कहते थे? पैंजिया। क्या कहते थे? पैंजिया, पैंजिया कहते थे, ठीक है सर। अब फिर क्या हुआ कि कुछ वर्षों बाद स्थल मंडल के भी दो भाग हो गए थे। स्थल मंडल के भी दो भाग हुए थे। एक तो बट गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे का जो भाग था स्थल मंडल वो हो गया था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। और बीच में क्या हुआ था कि इसमें मतलब कि जो स्थल मंडल, जब पूरा स्थल मंडल तो है, जब पूरा स्थल मंडल है, लेकिन क्या हुआ था कि मतलब सागर इधर जल के कारण ये भाग अलग होता गया और ये भाग अलग होता गया। मतलब जल की मात्रा बढ़ती गई, इधर ये अलग होता गया। मतलब ये क्यों हो रहा है अलग? क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? प्लेटें। तो ये प्लेटें खिसकती जा रही थी, इधर ये प्लेटें खिसकती जा रही थी, और बीच में भाई साहब एक क्या बन गया? एक बहुत बड़ा सागर बन गया, ठीक है। और उस सागर को किस नाम से जाना जाता था? तैतीस सागर के नाम से, तैतीस सागर के नाम से। स्थलमंडल के दो भाग हो गए, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड एक उत्तरी भाग है और गोंडवाना लैंड एक दक्षिणी भाग हो गया। बीच में कौन सा सागर बन गया? तैतीस सागर। अंगारा लैंड को लोरेशिया के नाम से भी जाना जाता था। अंगारा लैंड को लोरेशिया के नाम से जाना था, एक गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, इनके फिर इसको भी हमने 7 महाद्वीपों में बांटा था। कितने महाद्वीपों में? 7 महाद्वीप, ठीक है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को हमने 7 महाद्वीपों में बांट दिया, ठीक है। समझ रहे हैं? सोचो, अंगारा लैंड में हमने कुल 3 महाद्वीप बांटे थे। इधर तो 3 महाद्वीप, मतलब अंगारा लैंड में 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। कितने महाद्वीप? 3 महाद्वीप। और गोंडवाना लैंड में 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। अंगारा लैंड में 3, कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इधर यूरोप और एशिया। देखो उत्तरी अमेरिका,
यूरोप और एशिया, जो दक्षिणी भाग, एशिया का दक्षिणी भाग नहीं था लेकिन, ठीक है। और गोंडवाना लैंड में 4 थे। इधर देखो उत्तरी अमेरिका, भाई उत्तरी भाग है तो उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप है, फिर इधर अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। और बीच में क्या है तुम्हारा? तैतीस सागर। देखो कौन, कुल कितने आ गए? 7 महाद्वीप। कौन कौन से? देखो देखो अब जी तुम्हारा क्या है सब पूरा का पूरा, ये तो पूरा जलामंडल है तुम्हारा, जलमंडल है क्या नहीं? जलमंडल, जलमंडल को किस नाम से जाना था? पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। स्थलमंडल को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। स्थलमंडल को फिर 2 भागों में बटा था, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। अंगारा लैंड पे 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ था, वो मैं बता चुका हूँ, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, लेकिन दक्षिणी भाग नहीं था। और दक्षिणी गोंडवाना लैंड की 4 महाद्वीपों में बट गया था, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। बीच में 33 सागर है ही। देखो कौन सा? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। इधर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कौन सा टिका? जी बिल्कुल टिक गया था, टिका अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, आर्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप आएंगे तो तुम मतलब भी आएंगे, मतलब महासागर, उनमें पता नहीं चलता है कि क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो अंटार्कटिका, टिका, अंटार्कटिका, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, देखो अमेरिका, अमेरिका और अफ्रीका, तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो देखो आत स्टार्ट हो रहा है, ए भी आत स्टार्ट हो रहा है, ए भी आत स्टार्ट हो रहा है, और ए भी आत स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो इधर यही तो हो रहा है, लेकिन यूरोप, एशिया जी तो नहीं हो रहा है, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। देखो आत स्टार्ट होता है अमेरिका, आत स्टार्ट होता है अफ्रीका, आत स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया, आत स्टार्ट होता है अंटार्कटिका, ठीक है। ऐसे अब देखो, अब तुम्हारा क्या होता है, अब देखो हम पढ़ेंगे क्रमानुसार, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एशिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन था? अफ्रीका, अफ्रीका। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एशिया। इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है और सबसे बड़ा एशिया। उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक, उत्तरी और दक्षिणी। उसके बाद अंटार्कटिका और यूरोप, ठीक है, यूरोप, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? तो एशिया, सबसे बड़ा एशिया ही है, बिल्कुल एशिया ही है, ठीक है। देखो क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और जनसंख्या के आधार पर भी कौन सा है? एशिया। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन था? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा कौन सा था? तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। लेकिन जन शून्य महाद्वीप है, यहाँ पर कोई भी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो अगर अंटार्कटिका ना होवे तो फिर वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई जनसंख्या ही नहीं है, क्योंकि जो चारों तरफ पानियों से घिरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ उसके पानी पानी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है अंटार्कटिका में, ठीक है। इसलिए जनशून्य महाद्वीप भी उसे कहते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप को। लेकिन ये अगर ये ना हो तब उसको ऑस्ट्रेलिया को भी कह सकते हैं। तो सबसे बड़ा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर अफ्रीका, तो यहाँ भी अफ्रीका। फिर देखो इधर यूरोप आया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे यूरोप आया था, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यूरोप कौन से स्थान पर है? तो छठे स्थान पर है भाई, 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से तो भाई साहब तीसरे नंबर पर पहुँच गया जय, ठीक है, तीसरे नंबर पर आ गया, ठीक है। फिर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तो कोई अंतर है नहीं है। अंटार्कटिका को पीछे खिसका देना, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका कौन से स्थान पर है? तो फिर 5वें स्थान पर है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया था कि जो मतलब
तुम्हारा अंटार्कटिका है। तो ये तो तुम्हारे 5वें स्थान पर है, और यहाँ पर कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर। ठीक है, तो एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका। ठीक है, यहाँ से उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से पहले यहाँ पर कौन आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा, फिर वही उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी, फिर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, वही की वही। क्या दिक्कत है? ठीक है, अब देखो, अब आते हैं पैंथालासा, मतलब जलमंडल को। ठीक है, जलमंडल। अब देखो, स्थल मंडल को हमने बांट दिया, पहले 2 भागों में बांटा था, अंगारा आइलैंड, गोंडवाना आइलैंड, फिर उसके महाद्वीप में बांटा, अब पैंथालासा मतलब जलमंडल को बांटते हैं। तो पैंथालासा या जलमंडल को हम 5 महासागरों में बांटते हैं। कौन कौन सा? ये तो अंटार्कटिक महासागर, देखो अंटार्कटिक, एक तो अंटार्कटिका, टिका, अगर टिका आ जाए तो महाद्वीप है, टिका आ जाए तो महासागर है। ठीक है, टिक, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, देखो अंटार्कटिका आ जाए तो महाद्वीप, टिका आ जाए तो महासागर, इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक अटलांटिक, तो अटलांटिक तो खैर महासागर है, तो अलग साइड मिल रहा है। ठीक, अटलांटिक महासागर, लेकिन अंटार्कटिक और टिका दोनों मंत्र है। अंटार्कटिका आ जाए तो महाद्वीप, और अंटार्कटिका आ जाए तो महासागर। ठीक है, और इधर अटलांटिक महासागर, इधर हिंद महासागर। ठीक है, और इधर दक्षिणी में कौन सा है? दक्षिणी महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और इधर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इधर भी प्रशांत महासागर है भाई, पृथ्वी गोल तो है, जो गोल है तो इधर भी क्या जाएगा? प्रशांत महासागर आ जाएगा ना। तो प्रशांत, तो एक अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक है तो अंटार्कटिक है भाई, यहाँ से याद कर लेना, अटलांटिक अंटार्कटिक। ठीक है, टिक और टिक, अटलांटिक अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, एक दक्षिणी महासागर। 5 हो गए नहीं? वही 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक है ये मतलब। ठीक है, आगे देखो, अब देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर। देखो, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, उसके बाद तीसरे नंबर पे हिंद महासागर। ठीक है, और इसके बाद कौन सा आएगा? दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पे भाई। पहला देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अब देखो, अब 8वां महाद्वीप, अब ये धीरे धीरे ऐसा बताया था कि एक 8वां महाद्वीप उभरता आ रहा है, उसका नाम है जिलेंडिया, जिलोंडिया, लौंडिया, लौंडिया मतलब कैसी लौंडिया? जिलोंडिया, जिलोंडिया को बताया जाता है, मतलब 8वां महाद्वीप किसको बताया जा रहा है? जिलोंडिया को बताया जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर उसे मान्यता प्राप्त नहीं है, उभरा नहीं है, लेकिन ये कोई विश्व स्तर पर अभी उभरा नहीं है। कौन? जिलोंडिया, जो 8वां महाद्वीप है जिलोंडिया, ये विश्व स्तर पर अभी उभरा नहीं है। ठीक है, तो जिलोंडिया के बारे में कुछ बता देता हूँ। मतलब देखो, जिलोंडिया जो कि न्यूजीलैंड के आसपास फैला हुआ है, जो न्यूजीलैंड जो देश है, जो न्यूजीलैंड जो देश है उसके आसपास जो महाद्वीप फैला हुआ है उसको जिलोंडिया कहते हैं। न्यूजीलैंड के आसपास जो महाद्वीप फैला हुआ है उसे जिलोंडिया कहते हैं। ठीक है, यू ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। जैसे ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्या है? क्या है? जिलोंडिया, जिलोंडिया, ये क्या है? जिलोंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में फैला हुआ है जिलोंडिया। क्षेत्रफल लगभग कितना है? 50 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है। जो जिलोंडिया महाद्वीप है उसका लगभग 49 या 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्या बताया जा रहा है? क्षेत्रफल बताया जा रहा है। लेकिन खासियत ये है कि इसका 94% भाग जल से घिरा हुआ है। जो जिलोंडिया महाद्वीप है इसका 94% भाग तो जल से ही घिरा हुआ है, इसलिए इसे अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाद्वीप की मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, तभी तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाद्वीप की मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि भाई 94% तो जल से ही घिरा हुआ है, मात्र 6% जो स्थल मंडल है, इसलिए उसे कोई मान्यता प्राप्त नहीं मिली है। आगे देखो, ठीक है, अब क्या है तुम्हारा, देखते जाओ तुम तो। ठीक है,
अब देखो, अब ये क्या है, तुम्हारी पूरी पृथ्वी है सर। क्या है ये? पृथ्वी, पूरी पृथ्वी है। ठीक है सर। अब देखो, अब ये है तुम्हारा क्या, देखो इसको देखना और इसको देखना। ठीक है, ये तुम्हारी अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय रेखा है। ये तुम्हारी देशांतरी रेखा है। मैं बताऊंगा अक्षांश देशांतरी रेखा के बारे में। ये उसका उत्तरी ध्रुव है, ये उसका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है सर। अब देखो, पहले इधर से देखो, देखो ये तुम्हारा ध्रुवीय भाई ये क्या है, व्यास हो गया, ध्रुवीय व्यास। ठीक है, इस ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितनी है? ध्रुवीय व्यास की जो लंबाई है, ठीक है, तो ध्रुवीय व्यास की लंबाई है वो है 12,714, 7 दूनी 14, तो 12,714 किलोमीटर, 12,714। जो ध्रुवीय व्यास है उसकी लंबाई कितनी है? 12,714। और जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुवीय, सॉरी, जो मतलब ये ध्रुवीय व्यास हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ध्रुवीय व्यास। ठीक है, और जो तुम्हारा विषुवतीय, जो ध्रुवीय व्यास हो गया, जो विषुवत, भाई विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है ना उसे, तो विषुवतीय व्यास की लंबाई कितनी है? 12,756, 12,714 और 12,756। तो ठीक है, तो मतलब ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास, जो विषुवत के नाम से जाना जाता है, जो ध्रुवीय, तो ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास, इनकी लंबाई में कितना अंतर है? तो 42 किलोमीटर का, 42 किलोमीटर का अंतर है। 12,714 किलोमीटर लंबा क्या है? ध्रुवीय व्यास। और विषुवतीय व्यास की लंबाई कितनी है? 12,756। मतलब ध्रुव के व्यास की, जो ध्रुव है ना, ध्रुव, तो ध्रुव के व्यास की लंबाई कितनी है? तो 12,714। और जो विषुवत रेखा है, विषुवत के व्यास की लंबाई कितनी है? तो 12,756। इन दोनों में अंतर कितना है? 42 किलोमीटर का। ठीक है, अब इधर से देखो, ध्रुवीय महान व्रत, महान व्रत, और इधर देखे विषुवतीय महान व्रत। इधर तुमने व्यास पढ़ लिया, ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास। इधर ध्रुवीय महान व्रत और विषुवतीय महान व्रत। तो ध्रुवीय महान व्रत की लंबाई कितनी है? देखो ये तुम्हारी लंबाई, ध्रुवीय महान व्रत की लंबाई कितनी है? ध्रुवीय महान व्रत की लंबाई है 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर। ठीक है, और विषुवतीय महान व्रत की लंबाई कितनी है? तो 40,076 किलोमीटर। ठीक है, 40,008 किलोमीटर ध्रुवीय महान व्रत की लंबाई है, ध्रुवीय महान व्रत की लंबाई है। और विषुवतीय महान व्रत की लंबाई कितनी है? देखो लंबाई कितनी है? 40,076। तो देखो, ध्रुवीय महान व्रत और विषुवतीय महान व्रत, इन दोनों में अंतर किसका है, कितने का है? तो 68 किलोमीटर का। ठीक है, ऐसे हमने ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर देखा था? 42 किलोमीटर, क्योंकि 12,714 और इसका नाम है 12,756, तो कितना अंतर हो गया? 42। लेकिन ध्रुवीय महान व्रत और विषुवतीय महान व्रत में कितने का अंतर है? 68 किलोमीटर का। ठीक है, 68 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब 40,008 में अगर 68 जोड़ देंगे तो अपने आप 76 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इसलिए पृथ्वी का आकार कैसा है? जोड़ के समान है, तभी तो पृथ्वी हमारी क्या नहीं है? गोल। ठीक है, क्योंकि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर है 42 किलोमीटर। भाई गोल होती है जिसमें कोई अंतर नहीं होता है ज़्यादा, तो लेकिन ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितने का अंतर है? 42 किलोमीटर का। और ध्रुवीय महान व्रत और विषुवतीय महान व्रत का अंतर कितना है? 68 किलोमीटर का। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है वो जोड़ के समान है, जोड़ के समान। ठीक, आगे देखो, अब देखो, अब पृथ्वी है हमारी, तो देखो जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांट दिया सर, बिल्कुल बांट दिया। ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और ये हो गया तुम्हारा दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। भाई जो उत्तर भाग में तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन हम बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कितनी है, तो जल की मात्रा 61%। जब जल की मात्रा 61% है तो स्थल मतलब भूमि की मात्रा कितनी होगी? तो 61 में 29 जोड़ देंगे, 39 जोड़ देंगे, 100 आ जाएगा ना, तो 39%। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी जल की मात्रा ज़्यादा है। मात्रा तो उत्तरी गोलार्ध में भी ज़्यादा है,
मात्रा। दक्षिणी गोलार्ध में भी ज़्यादा है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में 61% की मात्रा है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% की मात्रा है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में पानी की मात्रा कम है थोड़ी, ठीक है, पानी की मात्रा थोड़ी कम है, और दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा ज़्यादा है। कितनी है? 81%। 81%। और स्थल कितना है? 39%। और इसमें दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कितना है? 19%। भाई 81 में 19 जोड़ देंगे तो पूरे 100, 61 में 39 जोड़ देंगे तो पूरे 100, ठीक है। तो 61, 39, 81, 19, ठीक है। बस अगर तुम इसको पढ़ लेना, जल की मात्रा 21 और जल की मात्रा दक्षिण गोलार्ध 81, तो भाई 100 में से 81 घटा देंगे तो 19 बचे, और 100 में से 61 घटा देंगे तो 39 बचे, ऑटोमेटिकली कर जाएंगे। सही कि नहीं? देखो, लेकिन पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी जो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है, जो पूरी पृथ्वी है ना, जो पूरी, उसका कुल क्षेत्रफल है 51 वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर हमारे पृथ्वी का क्षेत्रफल है। तो हमारे पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 51 वर्ग किलोमीटर में अगर देखा जाए तो जल की मात्रा कितनी है? तो 70.80%। 70.80%। और स्थल कितना है? 29.20%। तो 70.80% को मैं 71 भी कह सकता हूँ। भाई कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ मैं? भाई 70.80% को मैं 71% भी कह सकता हूँ, और 29.20% को मैं 29 भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो देखो कितनी, लगभग 71%, और इसमें कितनी? 29, ठीक है। और एग्जैक्ट पूछा जाए तो 70.80%, 29.20%। लेकिन ये तो प्रतिशत में निकाल दिया, लेकिन वैसे देखें तो 36.11 वर्ग किलोमीटर, 36.11 वर्ग किलोमीटर तो जल ही जल फैला हुआ है, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी पर जल की मात्रा ज़्यादा है, 71%, मतलब 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर में तो जल ही जल फैला हुआ है। और स्थल की तो मात्रा कितनी है? मात्र 14%, ठीक है। 42, मतलब 3 गुना, लगभग 3 गुना, ठीक है, लगभग 3 गुना मात्रा तो जल की मात्रा है। मात्र 14.89 वर्ग किलोमीटर, 14.89 वर्ग किलोमीटर मात्र भूमि है हमारे स्थल मंडल है, ठीक है, स्थलीय स्थल है, ठीक है। और 36.11, और जब 36.11 और 14.89 को जब हम जोड़ेंगे ना तो 51 वर्ग, मतलब 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर ही आएगा, ठीक है। 36 और 14 कितने हो गए? 50, और जिनको जोड़ेंगे तो एक बनेगा, तो 51 करोड़। 36.11 मतलब 71%, 14.89, ठीक है। आगे देखो, अब ये क्या है? तुम्हारी पृथ्वी। अब हम पृथ्वी की बात कर लेते हैं थोड़ी, कि पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है, मतलब हमारी जो पृथ्वी है लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है, वो देखते हैं। देखो, ऐसा बताता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व पुरानी मानी जाती है। मतलब हमारी पृथ्वी का जो समय है वो कितना माना जाता है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। 4.6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है सर। औसत तापमान कितना है हमारी पृथ्वी पर? तो औसत तापमान पूछ लिया जाए तो वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सर नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, कोई बता सकता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक किसकी मात्रा है? जल की मात्रा। और जल वैसे देखा जाए इसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको आसमानी कलर के, मतलब आसमान नीला होता है, उसकी उस पर क्या पड़ती है? वो पड़ती है, तो इसलिए उसे नीला ग्रह कहते हैं। मतलब हमारे राजस्थान, हमारे भारत, हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल की मात्रा है, इसलिए उसे नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी का उपनाम नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। लेकिन अगर देखा जाए कि पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को। बात समझ में आई क्या नहीं आई? सर बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। देखो, अब ये है तुम्हारी पृथ्वी।
जो हमारी पृथ्वी है, अब हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है सर, ठीक है। और जो हमारी पृथ्वी है ये किसके चक्कर लगाती है, तो ये लगाती है सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी है, अरे यार जी पृथ्वी लिखी, जी पृथ्वी लिखो ना, पृथ्वी, ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है ये किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के। तो हमारी पृथ्वी दो प्रकार के चक्कर लगाती है, कैसे कि एक तो परिक्रमण चक्कर लगाती है, परिक्रमण, और एक परिभ्रमण। हमारी पृथ्वी के दो चक्कर लगाती है, मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो दो प्रकार के चक्कर लगाती है, कैसे, एक तो होता है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। परिक्रमण किसे कहते हैं, परिक्रमण उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, मतलब जो हमारे सूर्य है उस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, ठीक है। जो पूरा चक्कर लग रहा है, नहीं लग रहा है सूर्य का, तो उसको तो बोलेंगे क्या, परिभ्रमण, परिक्रमण, ठीक है। और परिभ्रमण कहते हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, मतलब अपने अक्ष पर घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता घूमता, उसको कहते हैं परिभ्रमण, मतलब अपने अक्ष पर चक्कर लगाना परिभ्रमण कहलाता है। जिससे परिभ्रमण से मतलब किस, देखो परिभ्रमण से हमें दिन और रात का अंतर मतलब होता है, दिन और रात का पता चलता है परिभ्रमण, ठीक है। तो दिन और रात का पता कैसे चलता है, परिभ्रमण चक्कर से, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो हमारी पृथ्वी सूर्य के 365 डिग्री में एक पूरा चक्कर लगाती है, लेकिन अपने अक्ष पर घूमने पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने अक्ष पर घूमने पर, ठीक है। और घूमती 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 न्यो जाती है, ठीक है, न्यो घूमती जाती है, न्यो घूमती जाती है, ठीक है। समझ नहीं समझ रहे मेरी बात, ठीक है सर। देखो मतलब वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा का मतलब होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई जाती है, जहाँ से चक्कर लगाती 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 यहाँ पर अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, देखो घड़ी तो हमारी चलती है नहीं हो, और लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है, तभी तो पश्चिम से पूर्व जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं तो जाएगी, तो वामावर्त, ठीक है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में या वामावर्त दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। और परिभ्रमण अपने अक्ष पर चक्कर लगाना, वो भी वामावर्त दिशा में ऐसे जो घूमती जाती है घूमती जाती है घूमती जाती है, तो वामावर्त दिशा में मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, घड़ी के विपरीत दिशा में, इनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है कि परिभ्रमण से पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने से दिन व रात होते हैं, दिन व रात होते हैं, ठीक है, दिन व रात होते हैं। एक चक्कर एक दिन में पूरा कर लेती है, वो 24 घंटे में, मैंने ये तो कहा है। लेकिन सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूरी एक साल लगती है, 365 या 66 दिन लगते हैं। लेकिन अपना एक चक्कर अपने एक अक्ष पर घूमने पर एक चक्कर मात्र एक दिन में पूरा कर लेती है, मतलब 24 घंटे में पूरा चक्कर कर लेती है, 24 घंटे में, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो, अब देखते हैं पृथ्वी की आकृति, मतलब किस विद्वान ने पृथ्वी की आकृति को क्या क्या कहा था कि पृथ्वी की आकृति ऐसी है ऐसी है। तो सुनो भाई साहब कैसी है पृथ्वी की आकृति। देखो एक विद्वान थे अरस्तु, अरस्तु नाम तो सुना होगा, अरस्तु। जो हमारे अरस्तु विद्वान थे वे कहते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, कैसी है, गोलाकार। तो क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा, तो अरस्तु ने कहा था। अरस्तु के अनुसार पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, ठीक है। और एक विद्वान आता है कोपरनिक्स, अरस्तु के अनुसार गोलाकार, कोपरनिक्स के अनुसार गेंद के समान है। कोपरनिक्स ने कहा कि जो गेंद होती है ना, हमारी पृथ्वी की आकृति गेंद के समान है। इस बात को कौन कह रहे हैं, कोपरनिक्स, कोपरनिक्स। अरस्तु के अनुसार तो गोलाकार है, कोपरनिक्स ने कहा कि जो हमारी गेंद होती है गेंद के समान है। और न्यूटन ने, और देखो न्यूटन ने भी पृथ्वी की आकृति को लेकर के कहा, उसने कहा कि ना तो अरस्तु के अनुसार गोलाकार है ना कोपरनिक्स के अनुसार गेंद के समान है। न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान है। किसके समान है, नारंगी के। लेकिन नारंगी जब ऊपर से देखेंगे तो वो थोड़ा अंदर की ओर ज़्यादा धसा हुआ मिलता है, तो हमारी पृथ्वी ज़्यादा धसी हुई है,
थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसलिए नारंगी भी नहीं हुई। गेंद के समान नहीं हो सकती है क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, ना तो गोलाकार है ना गेंद, गेंद तो गोली होती है ना, तो ना गेंद के समान होगी, ना गोलाकार होगी, ना नारंगी के समान होगी। लेकिन कुछ गणितज्ञ थे, गणितज्ञों का 10-5 गणितज्ञ थे, उनका पूरा एक समूह था, ठीक है। तो गणितज्ञों के समूह ने कहा कि पृथ्वी की आकृति लघुवक्ष के समान है, लघुवक्ष के समान है। उन्होंने कहा कि लघुवक्ष, ठीक है, लघुवक्ष के समान है। बस सीधा पूछेगा कि किस विद्वान ने पृथ्वी की आकृति लघुवक्ष कहा, तो गणितज्ञों का पूरा एक समूह था। तो गणितज्ञों के समूह ने लघुवक्ष के समान बताया था, ठीक है, किसके समान, लघुवक्ष के समान। लेकिन उसी इन्हीं गणितज्ञों में से बता रहा हूँ मैं, इन्हीं गणितज्ञों में से एक व्यक्ति निकल करके बाहर आया था और उसका नाम था जॉन हर्शेल, ठीक है। मतलब गणितज्ञों का जो समूह था उन्होंने तो कहा था कि लघुवक्ष के समान है, लघुवक्ष के समान। लेकिन इन्हीं गणितज्ञों के समूह में से एक व्यक्ति निकल के आया, एक विद्वान निकल के आया और उसका नाम था जॉन हर्शेल। अब ऐसा जॉन हर्शेल तो भाई अपना एक अलग मत देगा फिर, ठीक है, उनके संग क्यों मत देने लगा, ठीक है, फिर तो सबका नाम होगा, मेरा नाम कैसे होगा। तो जॉन हर्शेल ने कहा नहीं भाई साहब, हम तो अलग ही मत देंगे, निकल करके बाहर, उनसे बाहर निकल के मत देंगे। तो जॉन हर्शेल ने कहा कि पृथ्वी की आकृति जियोड के समान है। किसके समान है, जियोड के समान है, जियोड। हिंदी में उसे भू-आब कहते हैं, क्या कहते हैं, भू-आब, भू-आब। जब जॉन हर्शेल ने बात सही कहा था कि पृथ्वी की आकृति जियोड के समान है कि नहीं है। हम उसकी परिचय हैं 42 किलोमीटर 56 किलोमीटर के अंतर उसमें पढ़े नहीं पड़े, बिल्कुल। जॉन हर्शेल ने किसके कहा, जाते जॉन हर्शेल जाते जियोड के समान, ठीक है सर। अब देखो ग्लोब, सर ग्लोब क्या है, ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप, मतलब पृथ्वी के समान दिखने वाली, ठीक है। क्या किसे क्या क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, ठीक है। मतलब पृथ्वी का मॉडल ही क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है, प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है। तो देखो ग्लोब सर्वप्रथम तैयार किसने किया था, जो हमारा ग्लोब है वो किसने तैयार किया था, उसका निर्माण किसने किया था ग्लोब का। तो सर्वप्रथम तैयार या निर्माण किया था 1492 में मार्टिन बेहम के द्वारा। बेहम तो करे मत, ठीक है। तो मार्टिन बेहम 1492 में मार्टिन बेहम ने पृथ्वी के समान, पृथ्वी का एक प्रतिरूप तैयार किया था, उसका नाम था ग्लोब। किसने किया, 1492 में मार्टिन बेहम ने, ठीक है। क्यों किया भाई, कोई ना कोई बात तो होगी, क्यों किया मतलब ग्लोब, मतलब पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप तैयार क्यों किया था। तो देश की स्थिति को जानने के लिए, समय का निर्धारण, जलवायु का निर्धारण करने के लिए, ठीक है, देश की स्थिति जानने के लिए, समय को जानने के लिए, जलवायु को जानने के लिए इसका निर्धारण करना पड़ा था। अब वास्तव में सही है भाई साहब, ठीक है। अगर हमारे मार्टिन बेहम इस चीज़ का भी नहीं करते, अब भाई साहब हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है सर, और हमने कह दिया कि हम तुमसे परसों के दिन 10 बजे मिलेंगे, ठीक है। और भाटा ने टाइम कुछ और हो रहा है, यहाँ पर टाइम कुछ और हो रहा है। तो समय की जानकारी के लिए, जलवायु का निर्धारण करने के लिए और देश की स्थिति जानने के लिए समय का मतलब मार्टिन ग्लोब का निर्माण तैयार किया था, ठीक है। और ग्लोब पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, 2 प्रकार की। देखो हमारे राजस्थान में भी देखा जाए तो जब हम धौलपुर में और जैसलमेर में कितनी लगभग तुम्हारे 36 मिनट का अंतर आ जाता है, 36 मिनट का अंतर आता है क्या, और मैं बता दूंगा लगभग 36 मिनट का अंतर आ जाता है, देखो, ठीक है। तो 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींचे, एक तो अक्षांशीय रेखाएं और एक देशांतरी रेखाएं। जो अक्षांशीय रेखाएं व देशांतरी रेखाएं वही रेखाएं जिनके द्वारा समय, तिथि और जलवायु का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो ग्लोब के निर्माता किसको कहते हैं, मार्टिन बेहम को, ठीक है। विश्व का सर्वप्रथम आधुनिक मानचित्र निर्माता किसे कहते हैं, मानचित्र निर्माता, ठीक है। तो एनेक्सी मेंडर को, मतलब विश्व का सर्वप्रथम आधुनिक मानचित्र निर्माता किसे कहते हैं।
ग्लोब तैयार किसने किया? मार्टिन बीम ने। तो ग्लोब के निर्माता मार्टिन बीम हो गए। लेकिन सर्वप्रथम आधुनिक मानचित्र निर्माता किसे कहते हैं? मानचित्र, ठीक है, तो एनेक्सीमेंडर को, एनेक्सीमेंडर को। तो आधुनिक मानचित्र निर्माता सीधे पूछेगा कि आधुनिक मानचित्र निर्माता किसे कहते हैं? तो एनेक्सी कर रही है, तो एनेक्सीमेंडर को, ठीक है। पृथ्वी का क्रस्ट भाग, जो पृथ्वी का जो क्रस्ट भाग होता है, जो ऊपरी भाग होता है, वो ऊबड़ खाबड़ है सर। कैसा है? ऊबड़ खाबड़ तो है, बिल्कुल है। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट भाग है, जो ऊपरी भाग है, वो कैसा है? ऊबड़ खाबड़। कैसा है? ऊबड़ खाबड़। अब देखो हमने क्या क्या देखा। पहला देखा संसार, संसार देख लिया। संसार को पर हमने 7 महाद्वीपों में बांटा सर, बांटा। फिर 7 महाद्वीपों में हम कहाँ पहुँचना है? हमें पहुँचना है राजस्थान के पास। अब हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। महाद्वीप, फिर महाद्वीप में से फिर एक महाद्वीप निकालो, एशिया। कौन सा एशिया? एशिया, ठीक है सर, एशिया निकाल लिया। अब एशिया में भाई साहब कुल कितने देश हैं? 48 देश हैं सर, 48 देश हैं। अब 48 देश में से एक देश निकालो, भारत सर, भारत निकाल लिया। और हमारा जो पूरा भारत है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों से मिलकर के बना है। भाई जो हमारा भारत देश है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों से मिलकर के तो बना है, बिल्कुल बना है। अब 28 राज्यों, अब केंद्र शासित प्रदेश से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे? 28 राज्यों से। और 28 राज्यों में से भी एक राज्य निकालो, वो है तुम्हारा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान, राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। अब राजस्थान का पढ़ेंगे सामान्य परिचय, अब वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो हमने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, भूगोल किसे कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, कब नहीं हुई थी, क्यों हुई थी, पृथ्वी मतलब कैसे, पृथ्वी की उत्पत्ति क्यों हुई थी, कैसे हुई थी मतलब, ठीक है। तो इस सब चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान का सामान्य परिचय अगली क्लास में, ठीक है। तो बाय।